नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सबका। मैं वंदना सुखवाल और आज फिर से लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए रीट भर्ती परीक्षा 2022 संस्कृत का पेपर। इससे मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड करे हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग पार्ट में हैं, जिसमें एक जीके का पार्ट है और दूसरा संस्कृत का। आज जो हम पेपर जो हल करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत हम दोनों पार्ट को एक साथ देखेंगे, ताकि जो परीक्षा आगे आने वाली है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जिसमें जीके और संस्कृत दोनों ही पेपर होते हैं एक साथ, तो आपको अलग अलग उसको देखना ना पड़े, एक ही वीडियो में आपको ये अवेलेबल हो जाए। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं। 27 फरवरी 2023 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी अधीनस्थ बोर्ड जयपुर के द्वारा। उसी का ये पेपर है, जिसके अंतर्गत हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे, ताकि बिना समय गंवाए हम अधिक से अधिक अध्ययन कर पाएँ। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान की राज्य भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे से ही मैं आंसर बताऊंगी, ऑप्शन पे नहीं जाना है आपको, आंसर दिमाग में क्लिक होना चाहिए आपके क्वेश्चन आते ही। तो जो ये समवर्षा रेखा के बारे में पूछा गया, जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है ऑप्शन ए। जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन है? तेजपाल, वास्तुपाल, मंडन या देपाक? तो प्रश्न संख्या 2 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी है, देपाक। ये रणकपुर मंदिर के शिल्पकार है। पढ़ गुण वाचे हैं, अर्थात फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? भोपा, कालबेलिया, लंगा, मांगनिया। तो ये भोपों के द्वारा पढ़ का वाचन किया जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? जैसलमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पाली जिले के अंतर्गत अकाल की सर्वाधिक तीव्रता होती है। प्रश्न 5, पाल्हण कवीरी ख्याति किन रचनारे पाण है? अर्थात पाल्हण कवि है, उनकी ख्याति अर्थात उनकी प्रसिद्धि किस रचना के कारण है? थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, भाषा भी राजस्थानी है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। सरल सा प्रश्न है, पाल्हण कवि की जो रचना है वो नेमिनाथ 12 मासा है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है वह है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये कोपेन, त्रिवार्था और थॉर्नवेट, इनके वर्गीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान से संबंधित, चाहे कोई भी परीक्षाएं हो। यहाँ पर जो BWHW प्रकार की जलवायु आती है उसके अंतर्गत जैसलमेर आता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है, राजस्थान की स्टैटिकल ईयरबुक 2017 के अनुसार जिलों में सर्वाधिक विकास खंड है। तो देखिए, उस समय का फैक्ट है, तो सर्वाधिक विकास खंड जिसमें ब्लॉक जो थे डेवलपमेंट एरियाज़, वो कहाँ हैं 2017 की ईयरबुक के अकॉर्डिंग? प्रश्न संख्या 7 में जो उत्तर सी माना गया था, बाड़मेर और उदयपुर में यहाँ पर सर्वाधिक ब्लॉक है। तो देखिए, परिवर्तन हो सकता है तथ्यों में, तो आप जो करंट से जुड़े हुए तथ्य हैं उन्हें देखें, उन्हें प्रायोरिटी पर रखें। लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है? लोक काव्य शैली कौन सी है इसमें? नवरस वेली, रुक्मणी मंगल, किसन ब्यावलो या ढोला मारूरा दुहा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ढोला मारूरा दुहा, ये लोक काव्य शैली है। भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? मल्लिनाथ जी, तेजाजी, कल्लाजी या हड़बू जी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कल्लाजी। लाला हरदयाल, क्षमा कीजिएगा, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 ईस्वी का विद्रोह किया? भरतपुर, एरिनपुरा, नसीराबाद या कोटा? तो कोटा में है, 15 अक्टूबर 1957 को यहाँ पर विद्रोह की तिथि मानी जाती है। प्रश्न संख्या 11, पिछवाई चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथद्वारा, किशनगढ़, देवगढ़ या अलवर शैली? तो पिछवाई जो है वो नाथद्वारा शैली से संबंधित है और नाथद्वारा शैली मेवाड़ की उपशैली है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है? ऑप्शन सी, जून से सितंबर, जून में प्रवेश करता है मानसून और सितंबर में मानसून का प्रत्यावर्तन माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून की ऋतु की अवधि है जून से सितंबर के मध्य रहती है राजस्थान में। राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा है? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। धुवन गाँव जो टोक है वहाँ के प्रसिद्ध संत थे संत धन्ना भगत। प्रश्न संख्या 14, गिरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा वालर, ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, गोडवार बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पूर्वी मैदान, थार पश्चिमी मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या अरावली, उत्तरी अरावली? तो प्रश्न संख्या 15 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थार या पश्चिमी मरुस्थल का भाग है गोडवार बेसिन, जो लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है। जानकीलाल भांड किस कला से प्रसिद्ध कलाकार है? स्वांग, फड़, तमाशा या ख्याल? तो देखिए, स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार हैं
जिसे बहरूपिया कला भी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 में। और ये भीलवाड़ा जिले से संबंधित है, तो जिला भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के निवासी हैं, भीलवाड़ा जिले से। प्रश्न संख्या 17, वन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जोधपुर। इसमें ये पूछा गया है कि कुल जिले का क्षेत्रफल और उसके अंतर्गत भी वनों का क्षेत्रफल में प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पर जोधपुर करेक्ट हो जाएगा। जबकि न्यूनतम प्रतिशत वाला जो जिला है वो जोधपुर है और अधिकतम प्रतिशत वाला चूरू जिला आता है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा तथ्य मिसमैच हो गया। जो ये पूछा है न्यूनतम वन प्रतिशत, ये तो जोधपुर में सही है, लेकिन यह अगर वन क्षेत्रफल के पूछा जाता है कि न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में यदि पूछा जाता है तो वो चूरू में है, प्रतिशत में नहीं। प्रतिशत में नागौर जोधपुर में है और न्यूनतम वन क्षेत्र में चूरू है। तो देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है और न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू में है, जबकि सर्वाधिक वनों का प्रतिशत भी उदयपुर में है और न्यूनतम है जोधपुर में। इसको इस तरह से याद करिएगा, सर्वाधिक वनों का प्रतिशत उदयपुर में, न्यूनतम प्रतिशत जोधपुर में, सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में और न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू में। तो देख लीजिए कि यहाँ पर वन प्रतिशत में प्रतिशत कितना है। तो उदयपुर में यदि देखा जाए तो 23.49% मान लीजिए, इतना प्रतिशत इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उदयपुर में वन क्षेत्र का प्रतिशत है, जबकि जोधपुर में मात्र 0.48% है। देखिए, उदयपुर में वनों का प्रतिशत है 23.49%, जबकि जोधपुर में है 0.48%। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला यदि जिला पूछा जाता है उदयपुर में, तो उदयपुर में है लगभग 2753.39 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है उदयपुर में, जबकि चूरू में मात्र 78 वर्ग किमी वन क्षेत्र ही पाया जाता है। आई थिंक अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। थोड़ा सा बोलने में मुझसे मिसमैच हो गया था, तो आप करेक्शन कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, राव गोपाल सिंह, गोविंद गुरु, रूपाजी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, गोविंद गुरु द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 19, भीलवाड़ा खेतरी बोली है हाड़ौती, पहाड़ी, मेवाड़ी या मालवी? तो मेवाड़ी बोली जाती है भीलवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत। और वर्तमान में तो अब राजस्थान में जिलों में परिवर्तन हो गया है, तो शायद जो क्षेत्र पूछा जाता है कि भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र, 2 तरह की भाषाएं वहाँ बोली जाती है, तो आधा शाहपुरा जो जिला बन चुका है उसमें भाषा कौन सी है और भीलवाड़ा जो पहले जिला था और अभी भी है उसमें भाषा कौन सी है। तो इस प्रकार से थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं, तो आप उसे अपने स्तर पर देख लीजिएगा। फिलहाल ये आंसर की है केवल जो उत्तर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा माने गए हैं, और जो इतिहास के हैं प्रश्न उनमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, केवल करंट से जुड़े हुए और जो भौगोलिक परिवर्तन हुआ है उसमें ज़रूर आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से परिवर्तनशील तथ्य कौन कौन से हैं। 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 20 में देखिए, आबू देलवाड़ा कोटा, आबू कोटा, आबू झालावाड़ या आबू देलवाड़ा अजमेर? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आबू देलवाड़ा अजमेर। 1 नवंबर 1956 को जब 7वां चरण राजस्थान के एकीकरण का पूर्ण हुआ, उस समय राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप, वर्तमान तो नहीं कह सकते, जो 19 जिलों की घोषणा होने से पहले वाला स्वरूप था वो आया था। उसमें भी समय समय पर जब जिलों की घोषणाएं होती गई तो परिवर्तन होता गया। तो ये देखिए, समय के अनुसार जो परिवर्तनशील तथ्य हैं उन्हें आपको देखना होगा। लेकिन 1 नवंबर 1956 तक आबू देलवाड़ा और अजमेर का विलय करके राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सेर, तारागढ़, अचलगढ़ या रघुनाथगढ़? प्रश्न संख्या 21 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सेर सबसे ऊंची चोटी है। अमर सागर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, अमर सागर जैसलमेर में है। प्रश्न संख्या 23, धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत चरणदास, संत पीपा, संत रामचरण, संत लालदास? तो संत लालदास जी से संबंधित है धौलीधूप। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
प्रश्न संख्या 24, हु बिल्ड द वराह टेम्पल ऑफ आहर? आहर के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरवाहन, खुम्मान द्वितीय, अल्लट या कालभोज? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अल्लट के द्वारा करवाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला द्वितीय सहरिया सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला है? तो देखिए शहरिया जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है बारह में भी किशनगढ़ शाहबाद तहसील में, लेकिन दूसरा जो जिला है वहाँ कोटा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 25 में। प्रश्न संख्या 26, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नाक, कान, गर्दन या सिर? तो गर्दन पर पहना जाता है तिमणिया। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, गरासिया, मीना या कथोड़ी? शिकार जो लोक नृत्य है वो संबंधित है सहरिया जनजाति से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कुणसो मान्यो जावे है? यानी राजस्थान भाषा का जो पहला उपन्यास है वो कौन माना जाता है? कनक सुंदरी, आभे पटकी, हूँ गोरी किन प्यूरी, धोरारो धोरी? तो प्रश्न संख्या 28 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कनक सुंदरी शिवचंद भरतिया जी की रचना है। ये राजस्थानी इतिहास का पहला उपन्यास माना जाता है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो वी.एन. मिश्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी.एन. मिश्र जी के निर्देशन में यहाँ का उत्खनन हुआ था। प्रश्न संख्या 30, जयपुर फूट के जनक कौन है? पी.के. सेठी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र नहीं है? शक्ति, कामेश्वरी, तुकाराम, सादेवाला? तो सादेवाला नहीं है, ऑप्शन डी। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन ए 15.2%। रानी लक्ष्मी कुमार चुंडावत्री रचना नी है? कौन सी रचना नहीं है? मांझल रात, केरे चकवा बात, हुकारो दोसा, धरतीरो धीणो? तो प्रश्न संख्या 33 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धरतीरो धीणो। ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों ही उनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 34 देखिए, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? जयपुर, डबोक, किशनगढ़, जोधपुर? प्रश्न संख्या 34 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, जोधपुर। ये नहीं है भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा संचालित। गंगानगर हनुमान खेतरी लोक बोलीरो नाम है? कौन सी बोली बोली जाती है हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में? बनियावटी, बागड़ी, शेखावटी या घोड़ावटी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बागड़ क्षेत्र कहलाता है, इसलिए यहाँ की भाषा वागड़ी नहीं बागड़ी। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए वागड़ी जो भाषा बोली जाती है वो दक्षिणी राजस्थान में खासकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है, जबकि बागड़ी बोली जाती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी कीर्तिपाल। BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है? सादेवाला, भाग्यम, चीनेवाला या डांडेवाला? प्रश्न संख्या 37 में जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सादेवाला। ये BPRL पेट्रोलियम की माइनिंग साइट है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राजस्थान में द्वितीय रहा, तो द्वितीय जनसंख्या घनत्व कहाँ पर रहा? ऑप्शन बी ऑप्शन ए हो जाएगा भरतपुर। लगभग 503 रहा है यहाँ का जनसंख्या घनत्व, जबकि प्रथम स्थान पर जयपुर जिला रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? तो ये जोधपुर में है जसवंत थड़ा। उदयपुर की घिरवा और झाड़ोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? मत्स्य पालन, पिसीकल्चर, अंगूर की खेती, विटीकल्चर, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, बागवानी या हॉर्टिकल्चर? तो देखिए इंग्लिश टर्म्स भी दे रखे हैं, कहीं कहीं एग्जाम्स में डायरेक्ट इंग्लिश टर्म दिए हुए, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अगर उत्तर आ रहा है तो आपको पता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 में जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, रेशम कीट पालन, जिसे सेरीकल्चर कहा जाता है। उदयपुर की घिरवा और जाडोल पंचायत समितियों में 1983 में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो खेल से संबंधित नहीं है? अंजनी कुमार, मंजू बाला, नीरज बलोदा, नितेश पुनिया? तो प्रश्न संख्या 41 में जो उत्तर ए होए अंजनी कुमार, ये हैमर थ्रो से संबंधित नहीं है। क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर राजस्थान में तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु चलाई गई थी? तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 42 है, उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए क्लिक योजना चलाई गई थी।
और इसका जो पूरा नाम है क्लिक योजना का, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, जो कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा देने से संबंधित है क्लिक योजना। प्रश्न संख्या 43, राजस्थान आरटीई नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए थे? 2009, 2010, 2011 या 2012? ऑप्शन सी हो जाएगा 2011 में। स्वाधार गृह योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है? यूआईडीएआई, महिला एवं बाल विकास विभाग, एमएसएमई तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, जनजातीय मामलों का विभाग। प्रश्न संख्या 44 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ये योजना है स्वाधार गृह योजना। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम सभा हर महीने में होनी चाहिए। तो देखिए कितनी सभाएं कितने महीने में अनिवार्य है? प्रश्न संख्या 45 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, एक माह क्षमा कीजिएगा, एक सभा प्रत्येक 3 माह में होनी अनिवार्य है। और ये आरटीई राइट टू एजुकेशन के धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी का उल्लेख आता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, जिसकी एक सभा प्रत्येक 3 माह में होना अनिवार्य होती है। तो देखिए ये एसएमसी है। इसी तरह से एक होता है एसडीपी, स्कूल डेवलपमेंट पॉलिसी, विद्यालय विकास योजना। यह एक 3 वर्ष की योजना होती है जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं होती हैं, यानी 3 साल के लिए ये बनाई जाती है डेवलपमेंट पॉलिसी। और इसी डेवलपमेंट पॉलिसी में प्रत्येक वर्ष में एक 3 उप योजनाएं बनाई जाती हैं। इसका उल्लेख धारा 22 में है। तो 21 में एसएमसी और 22 में एसडीपी। राजस्थान के किस शहर में 4 से 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया? ऑप्शन 3 उदयपुर में। करंट से संबंधित प्रश्न है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है? ऑप्शन ए 15। प्रश्न संख्या 48, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग। प्रश्न संख्या 48 में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग है। प्रश्न संख्या 49, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की किस लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? हिम तेंदुआ, कश्मीरी लाल हिरण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक सींग वाला गेंडा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। इस लुप्तप्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है। गोडावन क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ये जो प्रजाति है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, इस प्रजाति का जीव है और 21 मई 1981, तिथि याद रखिएगा, 21 मई 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा इसे दिया गया है। इसके जो अन्य नाम है इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मालमोडी, हुकना, गगनभेर, सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, ये भी कहा जाता है गोडावन को। और 1980 में गोडावन पर डाक टिकट जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 50, 2 अक्टूबर 2022 को कितने लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 लोगों को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल है? ज्ञान दर्शन। ऑप्शन बी। 26 जनवरी 2000 में प्रारंभ किया गया भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल है डीडी भारती द्वारा। इस पर 24 घंटे शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। 24 घंटे देशी और 1 घंटे विदेशी कार्यक्रम इस पर प्रसारित होते हैं। एनसीईआरटी और इग्नू, एनसीईआरटी और इग्नू, इसके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। 26 जनवरी 2000 से इसे प्रारंभ किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन सी, राज्यपाल, माननीय राज्यपाल के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दियाबलाब, बांसवाड़ा, बालसमंद, जोधपुर, दूधतलाई, उदयपुर, तालाबेशाही, बूंदी। तो ये गलत हो गया, यहाँ पर बूंदी नहीं होकर धौलपुर होना चाहिए था। तालाबेशाही धौलपुर में स्थित है।
2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कितने वर्ष पूर्ण हुए? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 7 वर्ष। 2015 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था, 2022 में इसने अपने 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती हैं? ऑप्शन डी 5 बाल सभाएं होती हैं एक माह में। प्रश्न संख्या 55 में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरुविद रत्नाकर है, तो ये मरुविद रत्नाकर राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी की एक न्यूज़लेटर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर इज सिचुएटेड एट, तो ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, जहां पर सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है। मरुविद रत्नाकर राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकेडमी का न्यूज़लेटर है मरुविद रत्नाकर। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर इज सिचुएटेड एट जोधपुर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोक देवता भूंडेल से संबंधित थे, कौन से लोक देवता थे? रामदेव जी, हड़बू जी, धन्ना जी या मल्लिनाथ जी। तो प्रश्न संख्या जो 58 है उसमें उत्तर माना गया था बोर्ड के द्वारा ऑप्शन बी हड़बू जी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, इनको मिलाना है आपको। सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, मक्का अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ पर है? देखिए नीचे कोड दिए हुए हैं, उससे मैच करते हुए जाना है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन सी, पहले में दूसरा, दूसरे में चौथा, तीसरा और फिर पहला। तो देखिए मिला लेते हैं अब। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में स्थित है, आफरी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान टोंक में स्थित है। आरटीई नियम 2011 में कितने भाग हैं? राजस्थान के जो आरटीई नियम है 2011 उसमें कितने भाग हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उसमें 10 भाग हैं और लगभग 29 नियम हैं। 3 नवंबर 2022 को राजस्थान पुलिस के डीजीपी के पद पर नियुक्त किए गए थे। उमेश मिश्रा जी को डीजीपी बनाया गया था राजस्थान पुलिस के पद पर। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 1968, 1982, 1992 या 1986? तो 1986 में की गई थी। पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968, दूसरी 1986, तीसरी आई थी वर्ष 2000 में और अब वर्तमान में चौथी आ चुकी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जयपुर में स्थापित की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK ऐप कब लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 5 सितंबर 2022 को। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जो पंकज मित्तल हैं इन्हें 40वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट बनाया गया है, पंकज मित्तल जी को। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 से संस्कृत के प्रश्न शुरू है, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं। केवल सीधे ही उत्तर देखेंगे, हम अदर ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे। प्रश्न संख्या 66 है, कालिदास विरचित महाकाव्येषु मुख्यतया प्रयुक्तम अस्ति। ऑप्शन जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण का हमें देखने को मिलता है कालिदास जी की रचनाओं में। प्रश्न संख्या 67, विद्वत औषधम मन्यतम नेषद चरितम जो है वो विद्वानों के लिए औषधि के समान माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पिता पुत्रों से स्नेह करता है इति वाक्य से संस्कृतानुवादो अस्ति पिता पुत्रेषु स्नेहति। तो स्नेह धातु के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पिता पुत्रेषु स्नेहति शुद्ध होगा।
अधस्तनेषु अव्यय पद रहितम वाक्यम अस्ति। तो ऐसा वाक्य जिसमें अव्यय नहीं है, तो यहाँ पर स्वः, सहसा, अथ ये तीनों ही अव्यय है, लेकिन यहाँ पे सह तस्य उपहासम कृतवान, यहाँ पर कोई अव्यय प्रयोग नहीं हुआ है। ईषत् स्पृष्ट वर्णाः सन्ति। तो ईषत् स्पृष्ट जो वर्ण होते हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। य र ल व। अधोलिखितेषु महाभारत आश्रित नाटकम अस्ति। तो महाभारत पर जो आश्रित नाटक है ये सभी भास की रचना है, महाकवि भास के द्वारा रचित है, लेकिन दूत वाक्यम है ये महाभारत पर आधारित है। परीक्षा इत्यत्र उपसर्गम अस्ति। तो परि उपसर्ग के साथ में ईक्षा होने पर शब्द निष्पन्न होता है परीक्षा। प्रश्न संख्या 73 मृच्छकटिकम अस्ति। तो जो मृच्छकटिकम है ये एक प्रकार का प्रकरण है। वोढुम इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययोस्तः। तो वह धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय का योग होने पर वोढुम शब्द निष्पन्न होता है। गुरु को प्रणाम, गुरुवे नमः। नमः के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर गुरुवे में चतुर्थी है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः उक्तिर इयम अस्ति। तो ये भारवी के द्वारा जो रचित है किरातार्जुनीयम, उसमें आती है ये पंक्ति, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। रघुवंश महाकाव्यस्य कस्मिन् सर्गे रघोः दिग्विजय यात्रायाः चित्रम अस्ति। तो चतुर्थ सर्ग में रघु की दिग्विजय यात्रा का वर्णन आता है। आदि काव्यम मन्यते। तो आदि काव्य जो कहा जाता है वो रामायण को कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य। अधोलिखितेषु काव्य शास्त्रीय मार्गेषु भारवीणा अनुसृतम। यानी भारवी का जो मार्ग था काव्य शास्त्रीय मार्ग वो कौन सा था, तो विचित्र मार्गीय कहलाते हैं भारवी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आदि काव्यम इति नामना विख्यातम अस्ति। तो देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है। वाल्मीकि कृत रामायण जो है उसे आदि काव्य कहा जाता है और इसी कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। अधस्तनेषु शुद्ध वाक्यम चिनुत। तो जो शुद्ध वाक्य कौन सा है वो हो जाएगा ऑप्शन प्रश्न संख्या 81 में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानम अंतरेण न सुखम। तो अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया स्यात्। तो अंतरा और अंतरेण जो शब्द आते हैं उनके साथ में द्वितीय विभक्ति होती है, यहाँ पर ऑप्शन ये सही है, बाकी ये तीनों ही अशुद्ध हैं। तो संस्कृत का जो मैंने वीडियो डाल रखा है पार्ट 2 के अंतर्गत बना के, उसमें उसकी व्याख्या कर रखी है कि क्यों नहीं है ये अशुद्ध क्यों है, तो आप उस पर जाकर देख लीजिए। ये केवल आंसर की के लिए है, जिससे यदि आप कोई रिविज़न करना चाह रहे हैं कम समय में तो केवल आप आंसर देख लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 केन धात्वो अर्थे बलात् अन्यत्र नियते। तो यहाँ पर उपसर्गेण धात्वो अर्थ बलात् अन्यत्र नियते, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महाभारतस्य प्रणेता कः, सरल सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 83 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्हें महाभारत के प्रणेता अर्थात रचयिता के रूप में जाना जाता है। कान्यकुब नरेशस्य जयचंद्रस्य सभासद आसीत। तो जो श्री हर्ष थे वो कन्नौज के राजा जयचंद्र के सभासद अर्थात सभा में कवि थे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। शिशुपाल वध महाकाव्यस्य कथानकः गृहीतो अस्ति। महाभारते भीष्मपर्वणः, सभापर्वणः, विराट पर्वणः, महाभारते आदि पर्वणः। 85 जो क्वेश्चन नंबर है वहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत के सभा पर्व में शिशुपाल वध महाकाव्य का कथानक लिया गया है। अधस्तनेषु शुद्ध वाक्यम चिनुत। तो शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वो ग्रामात आरात नदी अस्ति। तो आरात के योग में पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यद यहाँ अस्ति तदन्यत्र न, यद नेहा अस्ति न तत्क्वचित। जो यहाँ है वो कहीं नहीं, क्षमा कीजिए, जो यहाँ है वह सभी जगह मिलता है, लेकिन जो यहाँ नहीं मिलता वो कहीं नहीं मिलता। अर्थात किस काव्य के संदर्भ में ये कहा गया है कि उसमें जो घटनाक्रम का वर्णन किया गया है वही घटनाएं हमें संसार में देखने को मिलती है, और जिस घटना का वर्णन या उल्लेख उसमें नहीं है वैसी कोई घटना संसार में घटित ही नहीं होती है। तो ये महाभारत के संदर्भ में है। यदि यहाँ अस्ति तदन्यत्र, यन्नेहा अस्ति न तत्क्वचित। महाभारतस्य संदर्भे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर आदि शब्दों के प्रयोगे विभक्ति प्रयुज्यते। तो यहाँ पर जो कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, इन शब्दों के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। शत सहस्त्री संहिता इति कथ्यते। शत का अर्थ होता है देखिए 100 और सहस्त्री का अर्थ होता है 1000। तो देखिए 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे, 1 लाख। 1 लाख श्लोक किस में है, तो महाभारत में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मृच्छकटिके कयो प्रीति कृथा
चित्रिता वर्तते। तो मृच्छकटिकम में जो चारुदत्त नामक एक गरीब ब्राह्मण है और वसंत सेना नामक एक गणिका है, उनके प्रेम की कथा है वहाँ मृच्छकटिकम, जो कि शूद्रक की रचना है। 90वें प्रश्न संख्या में उत्तर ऑप्शन डी होगा। महाकवि माघस्य निवास स्थानम अस्ति। तो जो श्रीमाल है वर्तमान में जिसे भीलमाल कहा जाता है जालोर के अंतर्गत, ये महाकवि माघ का निवास स्थान माना जाता है। महाकवि कालिदासस्य महाकाव्यस्थ। तो महाकाव्य जो कुमार संभव और रघुवंशम है, ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। 93 वेदांत ग्रंथस्य खंडन खंड खाद्यस्य प्रणेता अस्ति। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो हर्ष हैं श्री हर्ष, ये वेदांत ग्रंथ खंडन खंड खाद्य इसके प्रणेता अर्थात रचयिता है। घंटा माघः इति उपाधि महाकवि माघः प्राप्तवान। तो रेवतक पर्वत का जो वर्णन आता है उसके वर्णन के कारण घंटा माघ की उपाधि महाकवि माघ को दी गई है। संप्रति वाल्मीकि रामायणस्य पाठः प्रचलितानि सन्ति। तो प्रश्न संख्या 95 में जो उत्तर माना गया था ऑप्शन 1 माना गया था। 3 संस्करण रामायण के वर्तमान में प्रचलित है। अस्मत् शब्दे रूपे नह इति रूपम केन सह असंबद्धम अस्ति। तो नह रूप किसमें नहीं बनता है? तो देखिए यहाँ पर अस्मत्, अस्मान, अस्मभ्यम या अस्माकम। तो प्रश्न संख्या 96 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। अस्मत् में यहाँ पर बहुवचन में नह रूप नहीं बनता है, बाकी तीनों में ही बनता है। विकल्प के रूप में बनता है। तो आजकल वैकल्पिक जो रूप है उनसे भी प्रश्न बनने लगे हैं। गेय इति पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति। प्रश्न संख्या 97 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। गेय धातु के साथ में यत् प्रत्यय का योग करने पर गेयः रूप शुद्ध होता है। द्वियमनम इत्यत्र समासो अस्ति। ऑप्शन ए अवयवी भाव। नदीभिश्च, इस सूत्र से नदी संज्ञक शब्दों के साथ में यदि संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ पर अवयवी भाव समास होता है। भावुकः इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो भौ के साथ में उक प्रत्यय, क्षमा कीजिएगा, भौ धन उक, इस प्रकार से संधि विच्छेद करने पर जब इसको हम संधि करेंगे पुनः तो ये भावुक रूप सिद्ध होगा। प्रश्न संख्या 99 में उत्तर डी हो जाएगा। अयादि संधि का ये उदाहरण है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। वाक्ये अस्मिन् अव्यय पदानि सन्ति। सरल सा प्रश्न है, यत्र यत्र और तत्र तत्र, यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ। प्रश्न संख्या 101 अव्ययानां निर्माणे धातु योगे प्रत्ययः भवति। तो अव्ययों के निर्माण में धातुओं के साथ में तुमुन प्रत्यय का योग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मति शब्द से द्वितीया बहुवचने रूपम भवति। ऑप्शन सी मति ही ये सही होगा। एद धातो लकारे उत्तम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम अस्ति। प्रश्न संख्या 103 में जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए एधई। तो देखिए इससे संबंधित वीडियो अपलोडेड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। धातु रूपों में अलग अलग है, छोटे छोटे से वीडियो है 3-3, 4-4 मिनट के। तो आपका ज़्यादा समय आप जिसे कहते हैं कि व्यर्थ भी नहीं करेंगे। और जो छोटी छोटी चीज़ें जिससे प्रश्न बनते हैं, लगभग 5 से 7 प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं शब्द रूपों और धातु रूपों से। लगभग 9 प्रश्न पूछे जाते हैं शब्द रूपों से और 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं धातु रूपों से। तो जो मुख्य मुख्य शब्द रूप और धातु रूप है जो परीक्षाओं में आने से संबंध आते हैं, उनको मैंने छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो के रूप में अपलोड कर रखा है। तो आप उसे जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्रश्न संख्या 104 पंचगंगम इत्यत्र समासो अस्ति। तो यहाँ पर भी वो अव्ययी भावी हो गया। नदी बीज सूत्र से संख्यावाची शब्दों के योग में यदि किसी नदी का नाम आता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। भव इति पदम कस्मिन् लकारे भवति। तो लोट लकार के अंतर्गत रूप बनता है भव। मयूर मेघम दृष्टवा नृत्यति। वाक्य अस्मिन् प्रत्यय प्रयोगः विविधः। तो दृष्टवा में दृष्ट धातु के साथ में त्वा प्रत्यय का योग करने पर बना है दृष्टवा। दैत्येभ्यो हरि अलम इत्यत्र रेखांकितस्य अर्थो अस्ति। तो अलम का क्या अर्थ होता है? तो दैत्यों के लिए हरि ही पर्याप्त है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पर्याप्त अर्थ में यहाँ पर अलम का प्रयोग हुआ है। अधोंकितेषु अशुद्धम वाक्यम अस्ति। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा। विना परिश्रम से न सुखम। तो यहाँ पर परिश्रम नहीं, द्वितीया, तृतीया या पंचमी विना के साथ में प्रयोग करने पर शुद्ध रूप होता है। बाकी ये षष्ठी का है तो अशुद्ध हो गया। अकु विसर्जनीय नाम
कंठः, ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्षतु इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो वर्षाधन ऋतु, ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यदि एकस्याः क्रियायाः अनन्तरम् अपरा क्रिया लक्ष्यते तत्र विभक्ति स्यात्, यदि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया बताते हैं तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 111 में चावलों से भात पकाता है एक ही वाक्य से संस्कृत अनुवादो अस्ति, तो जो 112 प्रश्न में है ऑप्शन सी होगा। तंडुलान ओदनम पचति, ये शुद्ध है इसका संस्कृत अनुवाद। हंसी च हंसौ च इति, तो इसका समास जो समस्त पद बनेगा वो क्या बनेगा वो पूछा है यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा हंसौ। आभ्यंतर प्रयत्न से भेदाः सन्ति, 5 प्रकार के होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। प्रश्न 115 अपत्यार्थो प्रत्ययो भवति, तो अपत्य के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अण प्रत्यय का योग किया जाता है अपत्य के अर्थ में। हरि एतौ इत्यत्र संधि भवति, प्रकृति भाव गुण अयादि यण, तो ये प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 116 में। 117 प्रश्न संख्या वकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, 117 में ऑप्शन जो ए है वकारस्य दंतोष्ठम। विधिलिंगे भू धातो मध्यम रूपे बहुवचनम स्यात्, सी भवेत भू धातु के मध्यम पुरुष के बहुवचन में विधिलिंग लकार में रूप बनता है। 119 विष्णोअव इत्यत्र पूर्व रूपम एकादेश विधायकम सूत्रम अस्ति, प्रश्न संख्या 119 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंग पदादान विष्णोअव एंग पदांतादति, ये यहाँ पर विधायक सूत्र है। प्रत्यावर्तते इत्यत्र उपसर्गः अस्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति उपसर्ग है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 121 में मद्राणाम समृद्धि इत्यत्र समासो अस्ति, सुमद्रम अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। रमायाः इति रूपम कयो विभक्तयो सिद्धेहि, तो ये रमायाः जो रमायाः शब्द का रूप है ये कौन सी विभक्ति में बनता है, ऑप्शन डी षष्ठी और पंचमी के एक वचन में बनता है रूप रमायाः। वारिणः इति शब्दः सिद्ध्यति, प्रश्न संख्या 123 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में रूप बनता है वारिणः। एधै इति धातु रूपम अस्ति, लट लकार लोट लकार लंग लकार या लोट लकार मध्यम पुरुष, तो ऐधै जो रूप बनता है वो बनता है लोट लकार उत्तम पुरुष में। राजा दुर्जनों पर क्रोध करता है इति वाक्य से संस्कृत अनुवादो अस्ति, तो राजा जो है दुर्जनों पर क्रोध करता है इसका जो संस्कृत अनुवाद हो जाएगा वो नृपः दुर्जनेभ्यः क्रुध्यति। यहाँ पर क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूया इन शब्दों के अर्थ जहाँ प्रकट होते हैं या इन शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दुर्जनों पर बहुवचन में है तो दुर्जनेभ्यः चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर माना जाएगा। 126 प्रश्न संख्या शिक्षायाः उद्देश्यं किं स्यात्, तो बालकानां संपूर्ण विकासः ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यं किं भवति, व्यवहार परिवर्तनम ज्ञान प्राप्ति बुद्धि विकास धनोपार्जनम, तो व्यवहार में परिवर्तन ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। संस्कृत शिक्षणे घटे समुद्र पूर्णम इत्युक्ति कस्य विधेः कृते कथ्यते, तो ये सूत्र विधि के लिए कहा जाता है क्योंकि कम सूत्रों में कम शब्दों में ही उसकी जो संपूर्ण सार है उसका वर्णन कर दिया जाता है, इसलिए सागर में गागर क्षमा कीजिएगा गागर में सागर के समान माना जाता है। घटे समुद्र पूर्णम सूत्र विधि के लिए कहा गया है। निम्नलिखितेषु संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किम अस्ति, 129 प्रश्न संख्या है, ऑप्शन ए दूरदर्शनम, ये दृश्य श्रव्य साधन माना जाता है।
भाषा शिक्षणं जन्मजात प्रवृत्ति अस्ति इत्यनेन संबद्धः शिक्षण सिद्धांतः अस्ति। तो ये स्वाभाविकता का सिद्धांत है, क्योंकि भाषा का शिक्षण है वो जन्मजात माना जाता है। जन्म से ही बालक जिस परिवेश में पलता बढ़ता है, जिन लोगों के संपर्क में आता है, उसी भाषा को वो ग्रहण कर लेता है। इसलिए इसे स्वाभाविकता, जन्मजात अगर प्रवृत्ति है तो ये स्वाभाविकता के सिद्धांत से संबंधित है। यदि एकः शिक्षकः शिक्षणं प्रति निष्ठावान् नास्ति स स्वं कक्षा शिक्षणात् दूरीकरोति अत्र शिक्षकेः कस्य अभावः वर्तते। तो देखिए, इस प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा था सभी को, लेकिन आंसर की आने के बाद कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं रही। मैंने खुद भी पेपर देखा था और उसमें जो आंसर किया गया था मेरे द्वारा प्रश्न संख्या 131 में, ये व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित है, जबकि बहुत सी आंसर कीज़ में मैंने देखा है उसमें उत्तर अलग बताया गया था। लेकिन ये जो प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा है, अब एक शिक्षक शिक्षण के प्रति निष्ठावान नहीं है, तो शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षण, जो कि उसका एक व्यवसाय है, और निष्ठा रखना एक नैतिकता का नैतिक मूल्य है निष्ठा। तो वो शिक्षण के प्रति निष्ठावान नहीं है, तो ये व्यावसायिक नैतिकता का अभाव माना जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी माना गया था बोर्ड के द्वारा। विद्यार्थीषु नैतिकमूल्याः कथम उत्पन्नाः कर्तुं शक्यन्ते। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रमेण सह सहगामी क्रियाः कारयित्वा विद्यार्थीषु नैतिकमूल्याः उत्पन्नाः कर्तुं शक्यन्ते। प्रश्न संख्या 133, बालकेषु अभिव्यक्ति विकासः केन विधिना न भवति। तो अभिव्यक्ति का विकास बालकों में किस विधि के द्वारा नहीं होता है? तो ये कक्षा नायक विधि है, इसका कोई अभिव्यक्ति के विकास में योगदान नहीं होता है। प्रश्न संख्या अब 134 देखेंगे। भाषा परीक्षायाः उत्तराणि दृष्ट्वा षष्ठीकक्षायाः अध्यापिका अवगच्छति यत् छात्राणां प्रदर्शनं समीचीनं नास्ति इति। अनन्तरं सा अन्यस्यां परीक्षायाः रचनां कृत्वा तां नियोजयति। ईदृशी परीक्षाः का परीक्षा कथ्यते? उत्तर देखते हैं सीधा सा, निदानात्मक परीक्षा। अब मैं इसका अर्थ समझा देती हूँ आपको। भाषा परीक्षायाः उत्तराणि दृष्ट्वा, भाषा परीक्षा क्षमा कीजिएगा, भाषा परीक्षा के उत्तरों को देखकर षष्ठी